हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल देव कंपटीशन में। और आज इस वीडियो में हम याद करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो दोस्तों, इसमें दोनों ही तरह के आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स अनइम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 36। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत चुटकियों में ही अगर वो याद हो जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है। तो हर कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई लोअर लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीनियर मोस्ट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसीलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो से ही हम आपकी जो परेशानी है कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करने की, वो हम ख़त्म कर देते हैं। और इससे आगे आप अगर कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और इजीली याद भी कर लेना चाहते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे और कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन मैथ्स ही क्यों ना हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। आपको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ये गारंटीड है। तो बढ़ते हैं आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ और याद करेंगे इसको। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा निमोनिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। निमोनिक्स होते हैं, जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, एक जगह वार्म अप बॉम्ब करके हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस तरीके से। तो ये निमोनिक्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये हम वहाँ पर ही यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत स्पेसिफिक सी लिस्ट हमारे पास होती है और जिसमें इस तरीके के लोकाइज हम नहीं बना पाते हैं। हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लोकाई जनरेशन। लोकाई जनरेशन क्या होता है कि आपके दिमाग में एक वर्चुअल इमेज तैयार हो जाती है जो कि रियलिटी से मिलती जुलती होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाता है और याद भी रह जाता है। तो इस वीडियो में 36 से 51 हम कवर करेंगे। इससे पहले के जो प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, वो हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? इसके लिए हमें जाना होगा एक छोटे से स्टेट छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। तो ये छत्तीसगढ़ की बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। छत्तीसगढ़ में हुआ क्या कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो जनता थी, वो बहुत मतलब परेशान थी अपने लीडर से, कि उसका लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं कोरिया का लीडर, वो तानाशाही, उस तरीके से वो परेशान थी। तो जब इस चीज़ का अंत हो जाता है, जब चीज़ें जो है बाहर जाने लगती हैं, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, तो सारी पब्लिक इकट्ठी होती है और वो डिसीजन लेती है कि अगर लीडर कुछ नहीं कर रहा तो शायद हम कोर्ट से कुछ मदद ले सकते हैं। ना हमें अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, खाने को ठीक नहीं है। तो ये लोग कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और कोर्ट से अपनी सारी बात बताते हैं कि आपके सामने सब कुछ है। लेकिन होता यह है, इनको निराशा हाथ लगती है। कोर्ट इनसे ये कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो भी करेगा आपका लीडर ही करेगा, आप उसको ही समझाइए। अब होता क्या है, कहानी यहाँ से कैसे पलट जाती है कि जब लीडर को ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे लोग कोर्ट के पास गए थे, तो उसको इस चीज़ का बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता था कि भाई मैं तो अच्छा लीडर हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स थी वो तो पब्लिक को ही पता थी। तो इसीलिए वो क्या डिसीजन लेता है कि अब से मैं ऐसा सोशल ऑर्डर बनाऊंगा जो जिसमें जो पब्लिक है वो अच्छी रहे, खुश रहे, और इस तरीके से मैं एक सोसाइटी तैयार करूंगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और प्रिंसिपल्स तैयार करने शुरू कर देता है। अपने ऑफिस में बैठा होता है लीडर और प्रिंसिपल्स जो है वो तैयार करने शुरू कर देता है, बहुत सोच समझ के कि भाई क्या क्या होना चाहिए, मेल फीमेल को बराबरी होनी चाहिए और दुनिया भर की चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, सोची जा सकती हैं। तो ये बैठ के अपना लिख रहा होता है। तो ये लिख रहा होता है, उसमें ये जो है मशगूल होता है। लेकिन होता क्या है कि तभी तभी जो है बहुत शोर शराबा होता है और इसके जो ऑफिसर्स हैं वो एक आदमी को पकड़ के लेके आते हैं। ये आदमी बेचारा जो था बहुत गरीब था और इसको हथकड़ी चेन्स में इसको बांध रखा था और कुछ इसने जो है क्राइम किया था पब्लिक की नज़रों में।
तो लीडर इससे पूछता है कि भाई ऐसा क्या है, तुमने क्या किया है? तो ये बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। और कहता है ठीक है, तो अपने वकील को बुलाओ। अब ये आदमी कहता है कि मेरे पास तो वकील है नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो लीडर कहता है कि यार तुम ऐसे तो, अगर मतलब तुम्हारे पास वकील नहीं होगा तो तुम तो जो है जेल में ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो अपने जो ऑफिसर्स है उनको कहता है कि चलो तुम शहर में भी, गांव में भी, सब जगह जाओ और देखो कोई फ्री वकील जो इसकी इसकी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको बुला के लाओ। अब होता ये है कि इसके ऑफिसर्स निकल जाते हैं वकील को ढूंढने के लिए, और ये 40-40 गाँवों की पंचायतों में जाते हैं। 40-40, आप इमेजिन करिए, 40 गाँव की पंचायतों में घूम लिए, लेकिन बावजूद इनके, इन्हें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलता जो इसकी फ्री में जो है वकालत कर सके। अब ये बेचारे निराश होकर लौटने लगते हैं। अब इन्हें ये वकील तो नहीं मिलता, लेकिन लौटते लौटते इन्हें दिखाई देता है कि कुछ बूढ़े लोग जो है बेचारे, वो ठंड में जो है बड़ी मुश्किल से बैठे हुए थे, और ना उनके पास खाने को कुछ था, ना कपड़ा था, कुछ भी नहीं था। तो ये ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि भाई आपका घर कहाँ है, बूढ़ों लोगों से। तो वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम घर से निकाले हुए हैं, और ऐसा है वैसा है, हम तो बस जी रहे हैं। तो ये ऑफिसर्स कहते हैं चलो आप हमारे साथ चलो, हम अपने स्टेट में जो है आपको जगह देंगे। तो ये इनके साथ चल देते हैं, इनको वकील तो नहीं मिला था। अब ये बातें होती रहती हैं इनसे, रास्ते में बातें होती रहती हैं। तो इसी बीच में पता चलता है कि इनमें से जो है एक आदमी वकील निकलता है, जो एक बूढ़ा आदमी था वो एक वकील निकलता है। तो ऐसे ऐसे वो उसको बताता है कि ठीक है, आप हमारे यूएसपी आ जाएंगे और आपका काम भी हम कर देंगे। तो ये वहाँ पर स्टेट में पहुँचता है, और जो बूढ़े अंकल जी थे उनको ऑफिस दे देता है कि ये आपको यहाँ पर बैठ के काम करना है, और आपको जो है उस आदमी का केस लड़ना है। अब ये बैठ जाता है, लेकिन ये परेशान होता है। कहता है वहाँ पर ना हवा आती थी उस कमरे में जहाँ पर इनको ये काम करने के लिए दिया गया था, ना कोई हवा आती थी, कुछ भी नहीं आता था, और इसीलिए परेशान हो जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तो इससे पूछते हैं कि भाई तुम भाग क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो काम करने की कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ। तो वो उनको जैसे तैसे करके मनाते हैं, कहते ठीक है चलो, जैसे तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। अब ये बूढ़े बाबा बैठ तो जाते हैं, लेकिन इनको ये समझ में आ गया था कि भैया ये मुझसे कहीं फ्री में काम ना करवा ले। तो इनसे पूछते हैं पैसा क्या दोगे मुझे? तो वो कहते हैं पैसा तो आपको देंगे ही देंगे, आप टेंशन ना करो, पैसा तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन स्टेट का जो मैनेजमेंट है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, क्योंकि आप वकील भी हो, बूढ़े भी हो, तो इसीलिए आपका कॉपरेशन जो है हमें चाहिए होगा। हम आपको पैसे भी देंगे, आप स्टेट के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करोगे, और आपका कॉपरेशन भी हमें चाहिए होगा। अब केस शुरू होता है। केस शुरू होता है तो पता क्या चलता है कि जो आदमी था, ये वाला जो आदमी था, इसने 44 साल की उम्र में 5वीं शादी करी थी। जी हाँ, 44 साल की उम्र में 5वीं शादी करी थी, और जो कि अलाउड नहीं था। तो इस पर ये केस था, ये छुप छुपा के इसने ये शादी कर ली थी, और ये स्टेट पर एक तरीके से भार हो गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे बच्चे हो गए थे। इसने 44 साल की उम्र में 5-5 शादी करी, और जैसे ही इसके घर वालों को पता चलता है कि भाई ये तो जो है वहाँ कोर्ट में चला गया है, लीडर के सामने इसका केस चल रहा है, तो ये सारे के सारे इसके बच्चे जो हैं, 45 इसके बच्चे थे, 45 बच्चे जो हैं इसको बचाने के लिए आ जाते हैं कि भाई हमारे पिताजी को जो है, फादर को छोड़ दो, हम तो छोटे बच्चे हैं सब, 1-1, 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं। मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन तो इनकी मदर ही कर रही थी, लेकिन वहाँ पर लेके आई थी कि भाई देखें इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो शायद थोड़ी दया आ जाए। इस पर होता क्या है, केस चलता रहता है, और फाइनली ये पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये पता चलता है क्योंकि ये पर्सन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आता था, तो इसकी जो एजुकेशन थी वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाई थी, और इसी वजह से इसने ऐसे काम किए। इसने 5-5 शादियाँ करी और 45-45 बच्चे करे, इसकी वजह से ये, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आता था, इसकी एजुकेशन ठीक नहीं हो पाई थी। तो ऐसा इसलिए इसने किया। तो यहाँ डिसीजन लिया जाता है कि इसको पनिशमेंट तो कोई नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसको सिर्फ एजुकेशन दी जाएगी यहाँ पर स्टेट में रख के। तो जब ये डिसीजन लिया जाता है तो इसकी फैमिली परेशान हो जाती है कि फिर हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा अगर ये यहाँ पर रहेगा। तो स्टेट का लीडर फैसला लेता है कि आपके घर हम सारा राशन पानी सब कुछ भिजवा देंगे, और ऐसे अपने ऑफिसर्स को भेज के उसके घर में सारा राशन पानी जो है वो भिजवा देता है। अब राशन वगैरह तो आ गया था, लेकिन ये परेशान थे, कह रहे राशन से क्या करेंगे, हमें तो दूध वगैरह भी चाहिए। तो ये उनसे बोलते हैं कि भाई हमें तो, हमारे जो फादर हैं वो तुम्हें दूध भी पिलाते हैं बाहर से लाके, ऐसा है वैसा है। तो ये कहते हैं ठीक है, तो तुम्हारे घर में हम गाय भी बांध देते हैं। ये गायें 2-3 गायें जो हैं इनके घर में बांध देते हैं, और इनकी सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाती है। कह रहे जब तक तुम्हारे फादर जो है सीख साख के आएंगे सब कुछ पढ़ लिख के, तब तक तुम इनसे काम चलाओ।
अब होता क्या है, ये गायें और सारी चीज़ें करके ये वापस जाने लगते हैं। तो ये इस बार ये डिसीजन लेते हैं ऑफिसर्स जो हैं, जब ये घर पे छोड़ के अनाज वनाज छोड़ के और उसके क्या कहते हैं गाय वगैरह बांध के जाने लगते हैं वापस, तो ये डिसीजन लेते हैं कि अब जिस रास्ते से आए थे शहरी वाले रास्ते से, वहाँ से नहीं जाएंगे, कि जंगलों से जाएंगे। और ये जंगलों से जाने लगते हैं और देखते क्या है कि जंगलों में जो जंगली जानवर थे वो मरे पड़े थे। उसका रीज़न तो किसी को नहीं पता था, लेकिन ये बहुत डर जाते हैं, इनको लगता है शायद किसी जंगली जानवर का हमला है। तो ये क्या करते हैं, ये वहीं रात हो चुकी थी और वहीं पास में जो फोर्ट भी था, नाइट भी थी, तो ये फोर्ट में जो है वो छुप जाते हैं रात में। कहते हैं यहाँ पर हमें सही रहेगा, वरना तो हमें कोई जान का खतरा हो सकता है। और इसके बाद जैसे दिन निकलता है, ये फैसला लेते हैं कि ये बात तो हमें बतानी पड़ेगी। और ये क्या करते हैं, ये कोर्ट के पास जाते हैं सीधे, कहते हैं कि जी आप ऐसा ऐसा सुनो कि जंगल में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें रात में जो है नाइट जो है वो फोर्ट नाइट हो गई हमारी, हमें फोर्ट में नाइट गुजारनी पड़ी। तो कोर्ट कहता है कि भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप जो है पहले अपने लीडर को बताएं। अब जब ये लीडर को बताते हैं तो लीडर को पता चलता है कि अच्छा ये जो पड़ोसी जो हमारा देश है वहाँ से कुछ शिकारी जो है वो आकर ये काम कर रहे हैं। जब उसने जांच करवाई तो ये पता चला, तो वो पड़ोसी राज्य से मिलता है और वहाँ ये सारी बात बताता है। तो वो पड़ोसी राज्य अपनी गलती मानता है और दोनों में जो है वो पीस इस्टेब्लिश हो जाती है और फिर सारा स्टेट जो है आगे खुशी खुशी रहने लगता है। तो ये हमारा हो गया, हमारे क्या कहते हैं प्रोविजंस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। अब ये जो एक स्टोरी है, आपको निमोनिक्स में क्या होता है कि आपको निमोनिक्स याद कर लिया, फिर निमोनिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी याद करना पड़ता है कि ए से क्या है, बी से क्या है। ये स्टोरी क्योंकि एक्चुअल इवेंट्स इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, आपको सिर्फ इसमें इमेजिन करना था और एक दो बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो ये परमानेंटली जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे हमारी स्टोरी लिंक्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे हमने जो 12 राज्य थे पृथ्वीराज के, जो पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे, वैसे ही आर्टिकल 36 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा स्टेट क्या था, छत्तीसगढ़। तो ये बहुत इजीली हमें याद हो गया कि छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट था वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं भैया हमें प्रॉब्लम है, तो ये कोर्ट मना कर देता है, कहता है ये तो आपको अपने लीडर को जाके बताना पड़ेगा। तो ये 37 बोलता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये कोर्ट से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, पर स्टेट जो है इनके बारे में सोचेगा कि जब पॉलिसी बनाएगा इनको ध्यान में रखेगा, तो कोर्ट से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आर्टिकल 38 है कि सोशल ऑर्डर बनाएगा, ऐसा कि मतलब पब्लिक जो है वो बढ़िया रहे, सब मतलब इक्वालिटी जो है एक तरीके से आ जाए, इस तरीके से सोशल ऑर्डर जो है स्टेट बनाएगा। तो आर्टिकल 38 में क्या होता है कि वो जो लीडर होता है उसको पता चलता है कि यार ये तो प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश में लग जाता है। तो ये 38 का रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या करता है, प्रिंसिपल्स बनाने लगता है अपने ऑफिस में बैठ के क्या क्या होगा। इसमें आर्टिकल 39 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें आर्टिकल 39 को स्पेसिफिकली अलग से कवर करना पड़ेगा, जो हम आगे वीडियो में कर लेंगे। तो अपने ऑफिस में बैठ के प्रिंसिपल्स बनाने लगता है। तो आर्टिकल 39 बोलता है कि सर्टेन प्रिंसिपल जो कि स्टेट फॉलो करेगा जब वो पॉलिसी बनाएगा, जैसे कि मैन और वीमेन को सेम काम के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए। ऐसा हो जाता था कि भाई फीमेल्स को बोल देते हैं कि भाई तुम कमज़ोर हो तो तुम कम काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें कम पैसा देंगे, ऐसी चीज़ें। इसके बाद होता क्या है कि ऑफिस में बैठे बैठे उसके पास एक आदमी लेके आते हैं जिसने क्राइम किया हुआ था, और वो कहता है मेरे पास तो वकील नहीं है। तो वो उसको वकील की बात करता है कि जाओ वकील जो है उसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो ए फॉर आदमी और फ्री लीगल एड, कि आपका स्टेट कोशिश करेगा कि जो पर्सन है उसको फ्री में वकील मुहैया करा दें। इसके बाद ये 40 गांव में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं 40 गांव की क्या करने, वकील ढूंढने। तो आर्टिकल 40 जो हो गया वो पंचायतों से रिलेटेड। इन्हें वकील तो नहीं मिलते, लेकिन इन्हें क्या मिलते हैं, इन्हें वो बूढ़े लोग मिल जाते हैं जो बेचारे जिनके पास खाने पीने को और रहने को सही नहीं था। तो ये आर्टिकल 14 बोलता है कि राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस। वो बोलता है कि एजुकेशन का या काम करने का, या जब आप बेकार हो गए, बीमार हो गए, बुढ़ापा आप पे आ गया है, तो आपको पब्लिक असिस्टेंस दिया जा सकता है। ऐसा स्टेट जो है पॉलिसी बनाएगा। इसके बाद क्या होता है कि वो पता चलता है कि भाई उन बूढ़ों में से एक वकील है, तो वो उसको एक ऑफिस दे देते हैं। लेकिन वो ऑफिस जो था वो ठीक नहीं था, उसमें खिड़की विंडो नहीं थी, तो वो बंदे भागने लगते हैं, जो दादाजी थे वो भागने लगते हैं। तो आर्टिकल 42 बोलता है ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। जो आपका
काम जहां आप कर रहे हैं, और ये उससे भी रिलेटेड है, जो प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड है, कि उसमें भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा ना हो लोगों से गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है। उस तरीके की जो है हेल्प भी सरकार प्रोवाइड कराएगी, और जो कंडीशंस है काम की वो भी ह्यूमेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बैल की तरह मार पीट के काम करवा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो बूढ़े आदमी को लगता है कि पता नहीं पैसा वैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो वो उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि आपको पैसा भी देंगे और आपको जो है पार्टिसिपेट भी करवाएंगे राज्य में, और आपका कॉपरेशन भी चाहिए। तो यहाँ पर ये 43, 43A और 43B तीनों कवर हो जाते हैं। कहते हैं ये 43 बोलता है कि जो लेबर है उसको पैसा भी मिले और वो पार्टिसिपेट भी करे मैनेजमेंट में, किसके, कंपनी के मैनेजमेंट में। सोशलिज्म की बात करा बेसिकली कि वर्कर जो है वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, तो एक तरीके से मालिक हो जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो पैसा भी मिलेगा, पार्टिसिपेशन भी होगा आपका स्टेट मैनेजमेंट में, और कॉपरेशन भी। तो 43, 43A, 43B। इसके बाद केस शुरू होता है। केस में क्या था, 44 साल का आदमी था जिसने 5 शादियां करी थी, तो 5 शादियां यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हो जाती है, तो आर्टिकल 44 में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। इसके बाद उसे बचाने के लिए कितने बच्चे आ जाते हैं, उसके 45 बच्चे आ जाते हैं। 44 साल की उसकी एज थी और 45, क्योंकि उसकी 5 बीवियाँ थी, तो 4 बीवियाँ 5 बीवियाँ थी, तो 45 बच्चे उसके हो गए थे और वो उसको बचाने आ गए थे। तो 45 बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं 6 साल तक के, उनको जो है उनकी जो केयर है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 46 बात करता है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके एजुकेशन की, उनके इकोनॉमिक रिलेटेड इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो भी हम बोल रहे हैं इस स्टोरी में SC/STs को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल है, कोई रियलिटी नहीं है। कोई इससे गुस्सा ना हो किसी भी तरीके से, ये सिर्फ कहानी में कंटेंट बिठाने के लिए किया गया है। तो 46 बोलता है कि भैया प्रमोशनल ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, उनको पता चलता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से आए थे, इनको पढ़ाई इनकी ढंग से नहीं हो पाई थी, इस वजह से तो वो उसको पनिशमेंट ये मिलता है कि पढ़ाई करेंगे। इसके बाद इनके घर में क्या होता है, वो कहते हैं कि जब हमारे पिताजी यहाँ रहेंगे तो हमारे घर में खाना कौन देगा, तो वो वहाँ पर खाना पहुँचा देते हैं। आर्टिकल 47 बोलता है कि न्यूट्रिशन जो है उसका ध्यान रखेगा स्टेट, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखेगा स्टेट, और जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे लिकर वगैरह है उसका तो मेडिसिन में तो यूज़ हो सकता है, शराब वगैरह जो अल्कोहल वगैरह है उसका मेडिसिन में तो यूज़ हो सकता है, बाकी चीज़ों में उसको बंद करेगा। तो ये 47 यहाँ पर ये बोलता है। इसके बाद ये बोलते हैं कि भैया आप खाना दे दिया, आपने दूध वगैरह कहाँ से दोगे, तो वो गाय बांध देते हैं। आर्टिकल 48 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये बोलता है कि भैया जो स्टेट है वो ये कोशिश करेगा कि ऐसे जो एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं उनको बचाने का जो है वो अटेम्प्ट करे, कोशिश करे। और 48A बोलता है हमारा एनवायरनमेंट और जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने की कोशिश करे। तो वहाँ से निकल कर ये जंगल के रास्ते आ रहे होते हैं, देखते हैं कि भैया जंगल में लोग मरे पड़े हैं, जंगल में जो है एनिमल्स मरे पड़े हैं। तो यहाँ पर ये 48 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वहाँ क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई हम जो पास में फोर्ट है उसमें ही छुप जाएंगे। तो फोर्ट और नाइट, फोर्ट नाइट 49, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी हो गया। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ जाके अपने कोर्ट में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमने देखा। कोर्ट कहता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आप जाके लीडर को बताओ। तो आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव जो है भिड़ भिड़ के काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। कोशिश यही रहेगी ऐसा ना हो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी करे और जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी करे। मतलब सर एग्जीक्यूटिव मीन्स सरकार, ऐसा ना हो जुडिशरी सरकार से कह रही है भैया ये क्यों नहीं करा, इसे करो, या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से कह रही है कि ऐसा क्यों नहीं फैसला दिया, ऐसा करो। इसके बाद क्या होता है, उसको पता चलता है कि ये तो पड़ोस के देश का काम है। तो आर्टिकल 15 वही बोलता है इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो वो जो है लीडर दूसरे स्टेट के लीडर से पीस ट्रीटी जो है वो कर लेता है। तो यहाँ पर ये हमारे एक सीक्वेंस में हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स याद हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 हमने हुक पॉइंट छोड़े हैं, जैसे 36 से आप याद कर सकते हैं कि अच्छा 36 से थोड़े आगे चले 37, 38, 38, 9, 39 ए से आदमी हो जाता है। फिर 40, जैसे 40 गांव की पंचायत है तो आप फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं 40, 41, 42, 43, 43 भी
फिर 44 हमने जैसे एंटर किया कि 44 जो है इम्पॉर्टेंट भी था, इम्पॉर्टेंट वाला प्रोविज़न हमने ऐड भी कर दिया इसमें कि 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 44 साल का वो आदमी था जिसने 5 शादियाँ करी थी, 45 उसके बच्चे आ गए, ये भी हमने ऐड कर लिया। इससे आगे हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा 46 में ये हुआ, 47 में, 48 में, 48A में, 49 फिर से हमने कर दिया, फोर्टनाइट, 50, 51। तो इस तरीके से जो है हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आया, और कमेंट भी करके बताइएगा आपको अच्छा लगा तो आगे क्या बना, बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा, अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा। और हमारी एप्लीकेशन भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू।